एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। उस समय माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तपस्या की। आज उसे ग्रैबजून या अर्धकुंवारी नाम से जाना जाता है। उस गुफा के बाहर हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ भी आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस कन्या के पीछे पड़ा है ना, वह आदि शक्ति जगदम्बा है, पीछा छोड़ दे, नाश हो जाएगा तेरा। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। वह माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी रूप का धारण किया और भैरवनाथ को वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुण्य जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अभी वक्त है एक नई कहानी शुरू करने का। और ये कहानी मैं जब से ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैं तब से नहीं गया वहाँ पे, लेकिन मैं पहले रेगुलर 3 साल गया था। और मैंने जहाँ मैं जाने वाला हूँ वो मैं न्यू ईयर पे भी मैं वहाँ गया था। मतलब लाइक पहले घंटे में मैंने दर्शन किए थे। अब दर्शन से मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी मंदिर। और सिर्फ मैं अकेला नहीं जा रहा, इस बार जा रहे हैं तो मेरे साथ मेरे पापा जा रहे हैं, मेरे भैया जा रहे हैं और मेरा छोटा भाई जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। स्टेशन नंबर प्लेटफॉर्म 1। तो यार आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं अब रेलवे स्टेशन। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो आपको मेरे चेहरे से पता लग ही रही होगी। बाकी अभी ट्रेन आने में लगभग 20-30 मिनट का वक्त होगा, लेकिन ट्रेन की जो टाइमिंग है उसमें भी 50 मिनट का डिफरेंस है। मतलब 50% हम पहले आ गए हैं। तो यार ठीक है, मतलब एकदम टाइम पे आने से अच्छा है कि आप पहले ही चलो। तो भैया वही कह रहे थे यार हम तो बहुत जल्दी आ गए, हम कह तो कहीं एकदम कट टू कट आते क्या। तो लीजिए, तो हमने अपनी चाय भी ले ली। आपको पता है कोई भी टूर्स मैं बिना चाय पिए स्टार्ट नहीं करता। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिना चाय के कोई भी अच्छे काम की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो गणेश भगवान जी का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, माता रानी का नाम लीजिए और एक बढ़िया चाय लीजिए और बस फिर क्या चाहिए ज़िंदगी में। निकल पड़िए, कुछ भी होगा सब देख लिया जाएगा। तो लीजिए मैं भी आ चुका हूँ अंदर। पापा भैया लोग पहले से आके बैठ चुके हैं। भैया जी मेरी साइड दे दीजिए, थैंक यू। तो ये हमारी सीट और एक 3 साइड की है और एक नीचे वाली है। परफेक्ट।
हम लोग पहुंच चुके हैं हम जम्मू तवी स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन लगी है एकदम परफेक्ट ऑन टाइम उतारी है। तो इतना टाइम पे उतारी है कि भाई सुबह उठ के भागे हम, ठीक है। तो मैं तो थोड़ा सा फिर भी पहले उठ गया था, बट छोटा भाई अभी भी सो रहा था। तो अब यहाँ से हम लोग लेंगे बस कटरा के लिए, जो जम्मू तवी बस स्टैंड से मिल जाती है और आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुबह 5 बजे से चलना स्टार्ट होती है, पूरे दिन तक चलती रहती है। मेरे ख्याल से शाम को बंद रहती है, शाम को, क्योंकि अगेन आपको भी पता है शाम को पहाड़ों पे बस नहीं चलती है। तो अभी चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि बस कहाँ से मिलेगी कटरा के लिए, तो आपको भी आइडिया रहे अगर आप जा रहे हैं तो चलिए। तो देखिए ये बस है जिससे हम लोग जाएंगे, JKRTC की बस है। तो सामने ही रेलवे स्टेशन है वहाँ कोने में, और वहाँ से अगर आप डायगनली देखेंगे तो आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। और फिर बस स्टैंड से आप कोई भी सरकारी बस पकड़िए, प्रेफर करिए सरकारी बस, प्राइवेट भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेफर अ गवर्नमेंट बस ऑलवेज। तो हम लोग पहुंच चुके थे अब कटरा, और कटरा में आपको एक ये तो वैसे डोनेशन का था, यहाँ पे नहीं लिखा था, बट ये है आपका यात्री पंजीकरण केंद्र टाइप का एक है, जहाँ पे आपको जो यात्रा पर्ची है अपने ऑनलाइन बनाई है उसको दिखा के आपको एक RFID टैग दिया जाता है, एक आई कार्ड की तरह आपको एक गले में आपको लटका दिया जाता है, जिससे कि आपका काउंट रहे और पता रहे कि आप पहाड़ पे कहाँ पे है। बहुत प्यारी टेक्नोलॉजी है। तो एक बार चलते हैं, लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कृपया यात्रा पर्ची लेने के बाद 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट पार करें। तो ये लेने के 6 घंटे के अंदर बाणगंगा तक हमें किसी भी हालत में पहुँचना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए ये मिल चुका है हमें हमारा RFID टैग का जो आई कार्ड है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो यात्रा शुरू करने के लिए RFID यात्रा एक्सेस कार्ड अनिवार्य है, और कृपया पंजीकरण काउंटर पे अपना ID दिखा के ये आपको लेना होगा, ठीक है। और परिवार अथवा समूह के साथ यात्रा करने वाले यात्री कृपया काउंटर पे इसकी सूचना दें। तो एक मेरे ख्याल से एक RFID टैग लेकर पूरा ग्रुप जा सकता है। तो जो सामने बस स्टैंड है, बस स्टैंड के जस्ट सामने आपको ये पंजीकरण केंद्र मिल जाएगा। मैं भी अभी नीचे से आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि जब तक मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाना है तब तक मैं ऑलरेडी पंजीकरण केंद्र के अंदर जा चुका था। तो ये देखिए, तो ये है यहाँ पे जो JNK स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का जो ऑफिस है उसके जस्ट पीछे पंजीकरण केंद्र आपको मिल जाएगा। ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ गेट तक, तो यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं आगे ले जाके दिखाऊंगा आपको। और हम लोग भी लग गए हैं लाइन में, अभी ऐसे जाएंगे आगे से घूम के पहुँचेंगे जो मेन गेट है, जहाँ से अपनी एंट्री स्टार्ट, मतलब जहाँ से अपनी यात्रा शुरू होती है माँ वैष्णो देवी की। तो वहाँ तक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मे बी चेकिंग की वजह से हो, बहुत कॉमन है ये, कभी कभार हो जाती है। बट इतनी लंबी लाइन आपको मेरे ख्याल से शायद ही कभी देखने को मिली हो, वो भी ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम है, रश थोड़ा सा कम है, बट स्टिल कोई प्रोसेस हो गया कुछ होगा उसकी वजह से टाइम लग रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आगे, फिर देखते हैं और फिर बताते हैं। तो यार हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं माँ वैष्णो देवी के द्वार पे, और ये लाइन जो है ये चलती ही लाइन थी, एक ही बार थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, इसलिए इतनी लंबी लग गई थी, अदरवाइज़ तब से लाइन चली रही है। अगर मैं आपको वहाँ ऊपर दिखाऊँ तो हम वहीं से आए थे लगभग, और हिल गया कैमरा। तो यार थोड़ा सा ना लाइक मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा, मेरा जो कैमरा है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इसका स्टेबलाइजेशन हिल गया, तो अगर मैं ऐसे ऐसे हिलाऊँ तो ऐसे ऐसे हिलता है। तो कोई नहीं, अब आ गए हैं माँ के दरबार में, तो किसी कंप्लेंट छोड़ते हैं और चलते हैं आगे। तो
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ नाम लीजिए, जय माता दी, और शुरू करते हैं। हम लोग का बैग तो चेक हो चुका है और जो चेक पोस्ट था वहाँ से निकल आए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं उस लाइन में जहाँ पे आपको अपना RFID टैग चेक कराना होगा। मतलब शायद, मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता, बट यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है लंबी सी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भीड़ इतनी ज़्यादा आ रखी है कि आप कहीं भी चले जाओ आपको लाइन दिखी जाएगी। वैसे ये तरीका अच्छा है काफ़ी, आप देखेंगे उधर आने के लिए भी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखिए लोग अपना जो RFID टैग है वो उस बॉक्स में डाल रहे हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ID टैग चेक कराने के लिए। और चेक कराने के लिए कहाँ गया? वेट अ मिनट, ये क्या हुआ? ये जस्ट बीच में ऐसी जगह खाली कर रखा था, उसने ऐसी लाइन के लिए लगा रखा था, यहाँ कोई चेकिंग नहीं थी। तो यहाँ पे आपको 2 रास्ते कटते हुए मिल जाएंगे। मैं वो बोर्ड का रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो इसलिए वो छूट गया। बट कोई नहीं, मैं आपको वापस आते हुए दिखा दूँगा। वैसे पर मैं आपको दोनों रास्ते के बारे में बता देता हूँ। एक रास्ता गया है नीचे की तरफ से, मैं अगर आपको, और एक रास्ता गया है ये जो पुराना रास्ता है। वो जो नया रास्ता बना है जो नीचे की तरफ से गया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो। हाँ, तो यहाँ से तो वो रास्ता नहीं दिख रहा, बट ठीक है, कोई नहीं। तो जो वो रास्ता गया है वो टोटल है 7 किलोमीटर का, और ये जो पुराना रास्ता है ये है 5 किलोमीटर का। दोनों में अंतर क्या है? जो 7 किलोमीटर वाला रास्ता है वो थोड़ा सा प्लेन बना हुआ है, तो गाड़ी वगैरह के लिए बनाया गया था। तो मैंने एक ऐसी पिट्ठू वाले से पूछा कि भैया दोनों रास्तों में अंतर क्या है, तो मैंने बताया कि वो गाड़ी के लिए बनाया गया था पर वो चला नहीं, तो अभी वो नॉर्मल यात्री के लिए खोला गया है। ये मतलब पहले भी नॉर्मल यात्री के लिए खोला ही था, बट स्टिल जो मेन एम था वो पूरा नहीं हुआ। उसने बोला अगर आप लोगों को पैदल जाना है तो आप पुराना ही रास्ता चुनिए जो कि 5 किलोमीटर का है। हाँ, इसमें थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा है पर आपके 2 किलोमीटर बचेंगे, तो इसका मतलब आपके पास टाइम बचेगा। तो ये हमारा पहला पड़ाव आ चुका है, बाणगंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक नॉर्मल डेज़ में आपको इसका फ्लो बहुत कम दिखेगा, बट आज ये उफान पे है। उफान तो नहीं बोलूँगा, बट स्टिल फ्लो काफ़ी है। ये हमारे सुबह का पहला नाश्ता ले लिया हमने, पहाड़ों वाली मैगी। अभी भैया यही पूछ रहे थे मैगी कितने की है, मैंने उनको बताया कि भाई 40 रुपये की मैगी। भैया कि 40 रुपये की इतनी सी मैगी? मैंने बोला यही तो है पहाड़ वाली मैगी का कमाल, स्वाद तो छोड़ो, पैसा ज़रूर आपसे डबल ले लेंगे। खैर चलिए खाते हैं, भूख लगी है, अभी बहुत लंबा जाना है। अभी हम लोग खड़े हैं एक अर्धकुंवारी के लिए। 2 रास्ते कटते हैं, एक जाएगा अर्धकुंवारी की ओर। अर्धकुंवारी यहाँ आपको इसके पीछे दिख जाएगा, वहाँ मतलब बिल्डिंग दिखेगी वो वाइट वाली, उसके जस्ट पीछे है। दूसरा रास्ता जाएगा हिमकोटी की ओर, और ये अर्धकुंवारी नहीं जाएगा। अगर आप सामने से चले जाएंगे तो आप अर्धकुंवारी को स्किप कर देंगे, बाईपास करते हुए आप डायरेक्ट भवन पहुँच सकते हैं। इस रास्ते से अगर आप जाएंगे, जो कि ये हाथी मत्था वाला जो रोड है जो अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, इसमें क्या होगा कि आप अर्धकुंवारी स्किप नहीं करेंगे, आप अर्धकुंवारी जाएंगे। लेकिन जब ऊपर आप जाएंगे अर्धकुंवारी के पास, तो पहले हम चलते हैं अर्धकुंवारी की तरफ, ठीक है, और चलते चलते बात करते हैं बड़े भाई साहब को स्किप करके। तो अगर इस रास्ते से आप जाते हैं जो कि अर्धकुंवारी वाला है, ऊपर अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद वहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ से भी 2 रास्ते हैं, एक जाता है भवन पे डायरेक्ट, और एक रास्ता जाता है हिमकोटी की ओर। हिमकोटी वाला रास्ता वही पीछे वाले रास्ते पे जाकर मिल जाता है, और उससे आप भवन जा सकते हैं। जो हिमकोटी वाला रास्ता है वो थोड़ा सा प्लेन है, मतलब उसमें ज़्यादा लाइक चढ़ाई नहीं है। लेकिन जो पुराना रास्ता है अर्धकुंवारी से, उसमें आपको काफ़ी चढ़ना पड़ जाता है, उसमें आपको चढ़ाई ज़्यादा मिल जाती है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो आप पुराना ही रास्ता चुनिए, लेकिन अर्धकुंवारी के बाद से आप हिमकोटी होते हुए भवन जाइए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको अर्धकुंवारी नहीं जाना है तो आप डायरेक्ट यहीं से रास्ता बदल सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो होती है वो आपको लगभग
वैष्णो देवी में देखने को मिल ही जाती है। कोई भी कंपनी कुछ इनोवेटिव बनाती है तो सबसे पहले आके यहीं टेस्ट करती है। अभी आप देखेंगे मैकडोनल्ड्स का यहाँ पे आउटलेट है और यहाँ पे खुद ऑर्डर हेयर मतलब सेल्फ ऑर्डरिंग के लिए प्रॉपर स्क्रीन लगी हुई है। प्रॉपर मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूसेज है। और आप देखेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी डायरेक्ट POS मशीन लगी हुई है। और बाकी वहाँ से आप यहाँ पे ऑर्डर करिए, वहाँ से कलेक्ट करिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अर्धकुंवारी। ये है अर्धकुंवारी मंदिर, आपको दिखेंगे ऊपर। अंदर जाके आपको अर्धकुंवारी की गुफा देखने को मिल जाती है। तो अभी चलते हैं, अभी हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और चल के सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ की जो पर्ची होती है या जिसको हम बोलेंगे कि टिकट होती है जो, वो ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि जो हमारी पर्ची है उसका जब तक नंबर आए तब तक हम लोग दर्शन करके ऊपर से वापस आ चुके हों। अभी देखिए 4:30 ग्रुप नंबर चल रहा है। भीड़ कम है तो मेरे ख्याल से जल्दी ही हो जाए। अभी रुका होगा, शाम को चालू होगा दोबारा से। तो ये मैं जा रहा हूँ जो अपनी ग्रैब गृह है अर्धकुंवारी की, ग्रैब प्रूजन पर्ची कक्ष। तो यहाँ से आपको पर्ची लेनी होगी। तो चलिए ये पर कैमरा बंद करते हैं, पर्ची लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये लीजिए, ये ले ली हमने अपनी पर्ची। हमारा नंबर है 589 और इस समय अगर मैं आपको दिखाऊं तो चल रहा है 430 ग्रुप नंबर। तो मैंने उनसे पूछा वेटिंग टाइम क्या रहेगा, उन्होंने कहा कि कम से कम 24 घंटे का वेटिंग टाइम है। तो अभी एक बार ढूंढ लें कि पापा भैया लोग किधर बैठे हैं, यहीं खड़े हैं। तो ये लीजिए, ये अभी हमारा ब्रंच, हाँ लंच भी नहीं बोलूँगा मैं, ब्रंच बोलूँगा, ब्रंच हो रहा है। तो हमने लिया राजमा चावल, हलवा, मतलब 3 राजमा चावल और 2 हलवा। तो मेरे बिल्कुल मन नहीं था, अभी बज रहे हैं 12, तो इस समय राजमा चावल खाने का कोई मूड नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, सूजी है, मीठा भी है, सूजी भी है, पेट भी भर जाएगा और एनर्जी भी आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई टुक सूजी हलवा। और भैया का राजमा चावल खाने का बहुत दिनों से मन था। वो यूट्यूब पे आजकल चलता है ना, वो चटनी वगैरह डाल के देते हैं, तो वो देख के भैया कहते थे भाई हमको दिल्ली का राजमा चावल खाना है। तो मम्मी बोली कि मैं घर पे बना देती हूँ, घर पे खा लो। भैया कहे नहीं, हमको बाहर का खाना है। तो आज भैया को दिल्ली में तो नहीं खिला पाए, लेकिन आज वैष्णो देवी में राजमा चावल खाने को मिल ही रहा है। भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ। ये प्लेट है जो अभी तो आधी ख़त्म हो चुकी है लोगों की, लेकिन ये 45 रुपीज़ की है और ये 35 का हलवा है। तो ये जो 45 है सब्सिडाइज्ड प्राइस है, क्योंकि ये जो यहाँ का श्राइन बोर्ड है उसका खुद का भोजनालय है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो अच्छी बैठने की सुविधा है, खुद खाना यहाँ से आपको लेना है, यहाँ आके आपको अपना भोजन काट के करना है। तो सस्ते में पेट भर जाता है तो बेस्ट है। तो ये अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक ये जाता है रास्ता भवन के लिए और एक रास्ता जाता है वहाँ सामने वे टू भवन जो लिखा हुआ है गुफा के अंदर से। एक उधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा। ये वाला जो है ये थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, ये वाला जो है ये लगभग आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन मिलता है, फिर आगे जाके फिर नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल रास्ता है, इतना भी ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। तो ये देखिए लोग सोए हुए हैं खुले में, क्योंकि जो यहाँ पे डॉर्मेट्री है वो फुली बुकड है। हमने भी कोशिश की थी यार बुक करने की, बट हमें मिल नहीं पाई थी। तो एनीवेज ये ब्लैंकेट स्टोर है, यहाँ पे आप अपना कुछ सिक्योरिटी मनी देकर ब्लैंकेट ले सकते हैं। तो ये अर्धकुंवारी की गुफा से अब हम जा रहे हैं भवन की ओर, और ये है भवन का रास्ता हेमकोटी होते हुए। इसका नाम है अर्धकुंवारी टनल और इसको लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा ने बनवाया था। उनको ये डेडिकेट किया गया है। लोग यहाँ सोए हुए आपको मिल जाएंगे छत की खोज में।
Irony at its peak.